Hello everyone, this is Shikha and you are watching ePathshala. Today we are here to discuss about teaching skills. आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं शिक्षण कौशल के बारे में, यानी कि जो टीचर होता है वो क्लासरूम में शिक्षण प्रक्रिया करते समय किन किन स्किल्स को, किन किन कौशलों को यूज करता है, शिक्षण कौशल क्या होते हैं और इनकी उपयोगिता क्या है, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण कौशल के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं शिक्षण कौशल क्या होता है। तो एक शिक्षक कक्षा में जब जाता है और शिक्षण कार्य करता है तो उस समय वो जो व्यवहार करता है, जैसा बिहेवियर करता है, उसी को हम शिक्षण कौशल कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं शिक्षक व्यवहार को ही शिक्षण कौशल कहा जाता है। तो विभिन्न शिक्षण कौशल जो है वो शिक्षण कौशल मिलकर किसी एक शिक्षण प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। यानी कि क्लास में जो टीचर है वो बहुत सारे स्किल्स का प्रयोग करता है और उन स्किल्स की हेल्प से ही एक पूरी शिक्षण प्रक्रिया जो है वो अच्छे प्रकार से संपन्न हो पाती है। तो इन्हीं कौशलों को शिक्षण कौशल कहा जाता है, जिन स्किल्स को टीचर्स अपनी क्लासरूम में यूज करते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक उत्तम बनाने के लिए और अधिक उपयुक्त बनाने के लिए इन कौशलों का प्रयोग किया जाता है। तो जो छात्र अध्यापक होते हैं, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग करते हैं, उनको छात्र अध्यापक कहा जाता है। तो छात्र अध्यापकों को जब प्रशिक्षण कराया जाता है तो उस समय उन्हें बहुत सारे कौशल सिखाए जाते हैं, उन कौशलों का विकास किया जाता है और उनको छात्र अध्यापक के व्यवहार में शामिल किया जाता है, जिससे कि बच्चे जो छात्र अध्यापक हैं उनके अंदर पढ़ाने की तरीके आ जाएं, कैसे बच्चों को हैंडल करना है, कौन कौन सी स्किल्स को बच्चों को पढ़ाते समय हमें यूज करना होता है। तो कक्ष में जो है जब वो जाते हैं तो बच्चों के सामने जो है जब वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना ना पड़े और अगर कोई कठिनाई आती है तो उसको वो टैकल करने में सक्षम हो। तो इसलिए इन शिक्षण कौशलों का यूज किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को कौशलों के समूह के रूप में सबसे पहले देखने का कार्य स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम में किया गया था। यानी कि अगर हम बात करें शिक्षण कौशलों की तो सबसे पहले इसको स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। और ये कब हुआ था? तो शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम जब चल रहा था, जब टीचर्स को ट्रेंड किया जा रहा था, उस समय शिक्षण कौशल का यूज पहली बार किया गया था। और उस समय कहा गया था कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कौशलों पर आधारित समझी जाए। सबसे पहले इनका प्रयोग एक इकाई योजना में हुआ था और एक इकाई योजना में एक कौशल का प्रयोग होता था। तो इन कौशलों का प्रयोग जो है कि जो छात्र अध्यापक हैं वो अपने व्यवहार में इन कौशलों का प्रयोग करें और बार बार जो है इन कौशलों का जब प्रयोग करेंगे तो वृहद पाठ योजना में सभी कौशलों का यथास्थान प्रयोग जो है बच्चों को कराना सिखाया गया। यानी छात्र अध्यापक को करना कौशलों का प्रयोग करना सिखाया गया। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कौशल शिक्षण कौशल के अंतर्गत रखे गए हैं। तो डॉक्टर BK पासी के अनुसार हमने लिया है यहाँ पर। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने शिक्षण कौशलों को कई प्रकार से बांटा है। तो यहाँ पर हम डॉक्टर BK पासी के अनुसार शिक्षण कौशलों को पढ़ेंगे। अनुद्देशीय उद्देश्य लेखन, पाठ प्रस्तावित करना, यानी कि किसी भी चैप्टर को कैसे प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने, उद्दीपन परिवर्तन, दृष्टांत, व्याख्यान, प्रश्न प्रवाह, अनुशीलन प्रश्न, मौन तथा अशाब्दिक संकेत, पुनर्बलन, छात्र सहभाग में वृद्धि, श्यामपट्ट प्रयोग, अवधारणात्मक व्यवहार पहचानना और समापन। तो ये सारे जो है वो आपके शिक्षण कौशल के प्रकार डॉक्टर BK पासी के अनुसार बताए गए हैं। इनमें से हम कुछ कौशलों को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना कौशल, यानी कि किसी भी पाठ को, किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को जो टीचर है वो स्टार्ट करने से पहले किस तरीके से स्टार्ट करे, ये भी एक प्रकार का कौशल है, ये भी एक प्रकार की स्किल है कि टीचर क्लासरूम में जब जाता है तो अपने चैप्टर को किस तरह से स्टार्ट करे जिससे कि बच्चे जो है वो चैप्टर में पहले से ही इंटरेस्टेड हो जाए, पहले से ही इन्वॉल्व हो जाए। तो प्रभावी तरीके से शिक्षण अधिगम प्रणाली जो है उसको प्रभावी बनाने के लिए जो शिक्षक है उसको पाठ को शुरू करने का तरीका जो है वो बहुत
अच्छा यूज करना होगा। तो ये स्किल जो है बहुत ज्यादा शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट थी। शिक्षा शास्त्रियों ने प्रस्तावना कौशल प्रस्तावना कौशल को दो विधियों द्वारा डिवाइड किया है। पहला है प्रकरण को स्वच्छ एवं आकर्षक तरीके से श्याम पट्ट पर लिखना, यानी कि जो भी टॉपिक है उसको ब्लैक बोर्ड पर क्लियरली बच्चों को दिखे और बहुत अच्छे से उसको डेकोरेटिव वे में लिखना, जिससे बच्चे देखकर जो है पहले ही अट्रैक्ट हो जाएं। और दूसरा प्रश्न पूछना, यानी कि हम किसी भी चैप्टर को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम प्रश्न पूछते हैं। तो ये दो तरीके जो हैं वो बच्चों को इंटरेस्ट लाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रस्तावना कौशल का अर्थ छात्रों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना ही है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना कौशल, लेकिन प्रस्तावना कौशल के अंदर जो है हम बच्चों से उनका पूर्व ज्ञान क्या है उससे रिलेटेड हम प्रश्न पूछेंगे। यानी अगर हम मान लीजिए बच्चों को साइंस पढ़ाने जा रहे हैं और साइंस में मान लीजिए हम बच्चों को फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले हम अपने फूड के बारे में बात करेंगे, बच्चों के फूड के बारे में बात करेंगे। बच्चे आप क्या खाते हैं, आपने देखा होगा हमारे आसपास प्लांट्स हैं, आपने कभी उनको खाते हुए क्या देखा, जानवरों को क्या खाते हुए देखा। तो इससे इस तरीके से हम पाठ को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन पूछ कर स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें उनका पूर्व ज्ञान जो है उसका आइडिया लग जाए। तो इन प्रारंभिक प्रश्नों के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, इनके कुछ एम होते हैं इन क्वेश्चंस को पूछने के। पहला तो बच्चों का पूर्व ज्ञान जानना, दूसरा पूर्व ज्ञान को हमें नए ज्ञान से कैसे जोड़ना है, और तीसरा जो टॉपिक है उसमें बच्चों की रुचि कैसे आए, उनकी जिज्ञासा कैसे जागृत हो, इसलिए हम बच्चों से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अब दूसरा कौशल है प्रश्न रचना कौशल, यानी कि प्रश्नों को किस तरह से टीचर बनाए, किस तरह से कंस्ट्रक्ट करे क्वेश्चंस को। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्नों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हमने पहले भी देखा है। कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। टीचर जो है प्रश्न की हेल्प से बहुत कुछ बच्चों के बारे में जान सकता है। तो प्रश्नों की भूमिका जो है वो हम कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं कि कक्षा में अधिगम हेतु उचित वातावरण का निर्माण करना, यानी कि जैसे ही हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं तो क्लास में एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जिससे बच्चे अपने आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं, अपने आप आंसर देने की कोशिश करते हैं, और उनके पूर्व ज्ञान के बारे में हम निर्धारित कर लेते हैं कि उन्हें कितना ज्ञान हुआ है। और कक्षा कक्ष कार्यों में रुचि बनाए रखने के लिए, और जो भी हमने बच्चे को पढ़ाया है वो उसको क्लियर समझ में आया है या नहीं, इस चीज की जांच करने के लिए भी हम प्रश्न को पूछते हैं। और बच्चों का मानसिक लेवल, उनका मेंटल लेवल जानने के लिए कि उन्हें कितनी नॉलेज है, इन सारी चीजों के लिए हम प्रश्नों को बच्चों से पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न पूछने का कौशल। हम प्रश्न बना तो लिया अब हम बच्चों से किस तरह से पूछें उसका भी एक कौशल होता है कि कैसे हम बच्चों से उचित प्रकार से प्रश्न को पूछें। तो सबसे पहले प्रश्न जो है वो हमें पूरी कक्षा के सामने रखना है, यानी कि हमें कहना है बच्चों आप ये बताइए ये क्या होता है। तो उनमें से कुछ बच्चे जो है वो इच्छुक दिखाई देंगे, कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हमें इच्छुक बच्चों से पूछना है, जो इंटरेस्टेड हैं क्वेश्चन का आंसर करने में। सबसे पहले हमें उनमें से ही किसी एक बच्चे का नाम जो है लेना है और उससे प्रश्न पूछना है। और ये हमें क्लास में ध्यान रखना है कि पहले ही हम नाम ना लें प्रश्न पूछने के समय कि बेटा आप ही बताओ। तो हमें क्या करना है, पूरी क्लास को इन्वॉल्व करना है। जब बच्चे खुद इंटरेस्ट लेंगे उनमें से हमें एक को चुनना है। फिर प्रश्नों का वितरण उचित प्रकार से करना चाहिए, यानी कि इतने क्वेश्चन एटलीस्ट हमें बना लेने चाहिए, इतने क्वेश्चन क्लास में पूछने चाहिए कि लगभग सारे बच्चों को आंसर देने का प्रॉपर अवसर जो है उनको मिल पाए। अनिच्छुक छात्रों से भी प्रश्न पूछें, यानी कि जो इच्छुक होते हैं वो तो खुद ब खुद बताते हैं, लेकिन जो अनिच्छुक छात्र हैं जिनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है प्रश्नों का आंसर देने के लिए, उनसे भी पूछने की कोशिश करना है। प्रश्न पूछने के बाद उत्तर पर विचार करने के लिए छात्रों को कुछ समय देना चाहिए, यानी कि जैसे ही हम क्वेश्चन पूछते हैं उसके बाद हमें थोड़ा सा पॉज देना है, जिससे बच्चे जो है वो आंसर जो है वो थोड़ा अपने मन में विचार कर पाए, सोच पाए और फिर हमें आंसर कर पाए। नेक्स्ट है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो उद्दीपन क्या होता है,
आपने बहुत सारे टीचिंग से रिलेटेड सिद्धांत पढ़े होंगे जिसमें उद्दीपन वर्ड आया होगा। तो उद्दीपन क्या होता है? जो किसी भी प्राणी को कोई क्रिया करने के लिए, कोई रिस्पॉन्स करने के लिए प्रोत्साहित करे। जैसे कि उदाहरण देती हूँ मैं आपको। आपको भूख लगी है तो आप क्या करेंगे? खाना ढूंढेंगे। तो भूख क्या है? आपका उद्दीपन है जो आपको खाना ढूंढने पर, प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर रहा है। तो उद्दीपन जो शब्द है वो मूलतः मनोविज्ञान से आया है और इसका मतलब होता है उस वस्तु या क्रिया से जिस पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। यानी कि उद्दीपन वर्ड का मतलब होता है किसी भी कोई भी प्रतिक्रिया करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्दीपन का अर्थ शिक्षक द्वारा की गई उन क्रियाओं से होता है जिन पर छात्रों से प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उस उद्दीपन वर्ड का क्या यूज है कि शिक्षक कुछ क्वेश्चंस पूछता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे बच्चे जो हैं वो कोई ना कोई प्रतिक्रिया करने पर बाध्य हो जाएं। जैसे कि प्रश्न पूछना या फिर इसी तरह की कोई एक्टिविटी करना जिससे कि बच्चे प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर हों। इसी को हम उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन परिवर्तन, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। यानी कि टाइम टू टाइम कभी हमें प्रश्न पूछना चाहिए, कभी हमें इशारों के थ्रू बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, या कभी हमें सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख देना है। इस तरीके से हमें उद्दीपन परिवर्तन करते रहना है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। तो उद्दीपन परिवर्तन से तात्पर्य शिक्षक क्रियाओं में इस प्रकार का परिवर्तन करना है जिससे अधिगम प्रक्रिया जो है वो प्रभावी बन सके। उद्दीपन परिवर्तन कौशल किस प्रकार से शिक्षक जो है वो कैसे कैसे उद्दीपन को परिवर्तित कर सकता है? तो बोलने की गति परिवर्तित करके, यानी कि अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करके, अपने वॉइस में मॉड्यूलेशन लाना कि कभी धीरे बोलना है, कभी तेज बोलना है। शारीरिक मुख मुद्राओं में परिवर्तन करके, यानी कि जैसे टीचर्स अपने कुछ भी पढ़ाते हैं तो उसको हैंड्स के मूवमेंट्स के थ्रू बच्चों को दिखाते हैं, तो उनकी शारीरिक मुख मुद्राओं में चेंजेस करते रहना। व्याख्यान के मध्य चार्ट, मॉडल आदि का प्रदर्शन करना, यानी कि ऐसा नहीं कि बच्चों को सिर्फ हम एक्सप्लेन ही किए जा रहे हैं, कभी हम उन्हें चार्ट दिखा सकते हैं, मॉडल दिखा सकते हैं, डायग्राम दिखा सकते हैं। अंतःक्रिया का स्वरूप परिवर्तित करके, यानी कम्युनिकेशन का तरीका चेंज करके। निरीक्षण कार्य आरंभ करके, यानी कि बच्चों को ऑब्जर्व करना, बीच बीच में टहल कर देखना कौन क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि बच्चे इंटरेस्ट ना ले रहे हों। अंतराल का प्रयोग, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पॉज लेना। छात्रों को श्याम पट पर कार्य करने को आमंत्रित करना, यानी बोर्ड पे बच्चों को बुलाना कि आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ, आप ये सॉल्व करके दिखाओ। छात्रों का ध्यान विशेष जगह पर केंद्रित करके, जैसे इस नक्शे को ध्यान से देखें तो बीच बीच में हम कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे मैप वगैरह है तो बच्चों को मैप दिखाकर उस मैप की तरफ बच्चों का ध्यान को लेकर आना। तो इस तरह से हम उद्दीपन परिवर्तन करके शिक्षण को और अधिक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं पुनर्बलन कौशल की, यानी कि बच्चों को हमें जब बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं तो हम उन्हें फीडबैक देते हैं, तो उन्हें पुनर्बलित करते हैं। यानी कि अच्छा काम किया तो उन्हें शाबाशी देते हैं, कोई खराब काम किया है तो उन्हें थोड़ा डांटते हैं, थोड़ा समझाते हैं जिससे कि वो आगे वो काम को ना दोहराएं। तो इसी प्रक्रिया को हम पुनर्बलन कहते हैं। तो पुनर्बलन छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने की वह कला है जिसके माध्यम से शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकता है। यानी कि जो बच्चा बहुत अच्छा क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत अच्छे से एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिव होकर पढ़ाई कर रहा है, तो हम उसको कुछ प्रेरणा स्वरूप उसको कुछ प्रदान कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, क्लास में उसके लिए कुछ शब्द बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमको बच्चों को बीच बीच में पुनर्बलन देते रहना चाहिए। छात्रों द्वारा उत्तर प्राप्त होने पर उन्हें प्रदान किए जाने वाला पृष्ठ पोषण ही पुनर्बलन कहलाता है। तो पुनर्बलन का कार्य करता है, यानी जब हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर करते हैं, तो उस आंसर के लिए हम उनको फीडबैक देते हैं, उसी को हम पुनर्बलन जो है कहते हैं। पुनर्बलन का कार्य वो फीडबैक करता है बच्चों के लिए। यद्यपि पृष्ठ पोषण और पुनर्बलन जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट यहाँ पर जो कार्य है पुनर्बलन और पृष्ठ पोषण का वो लगभग सेम हो रहा है। अन्य शिक्षण कौशलों की भांति पुनर्बलन भी शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी होना पाठ को
प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। यानी कि बच्चे को पढ़ाते समय, शिक्षण प्रक्रिया करते समय हमें पुनर्बलन यूज करना भी जरूरी है, बच्चों को मोटिवेट करना जरूरी है, उनके गलत काम पर उन्हें रोकना जरूरी है। तो अगर हमें पुनर्बलन कौशल आता है तो हम क्लास को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। और ये पुनर्बलन जो है वो 2 प्रकार का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि नकारात्मक, यानी बच्चे जब गलत काम करते हैं तो उन्हें दंडित करके या उन्हें डांट टपट कर, और सकारात्मक पुनर्बलन यानी कि बच्चे जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें क्लास में मोटिवेट करना, उनके लिए उनकी प्रशंसा करना, उनको पुरस्कृत करना, ये सब सकारात्मक पुनर्बलन में आता है। नेक्स्ट है उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण। तो शिक्षण कौशल में उदाहरण का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जब भी हम बच्चों को कोई चीज समझाना चाहते हैं तो हम उसमें एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं, उदाहरण का यूज करते हैं, और इन उदाहरणों का प्रकरणों में बहुत प्रमुख स्थान है। किसी भी प्रकरण में नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों के मस्तिष्क में स्पष्ट करने के लिए उदाहरण की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि बच्चों को कोई भी हम नई चीज बताते हैं तो उसको अगर हम उदाहरण प्रस्तुत करके बताते हैं तो बच्चों के मस्तिष्क में बहुत स्पष्ट रूप से जाकर बैठ जाता है। उदाहरण के प्रयोग से छात्र अधिक सहज हो जाता है और नवीन ज्ञान के साथ उसका संबंध जो है वो और अधिक प्रगाढ़ और अधिक अच्छा बन जाता है। अतः उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण को एक विशिष्ट कौशल का दर्जा दिया जाता है। यानी कि अगर जो टीचर है वो अच्छे एग्जाम्पल्स का यूज कर रहा है, मतलब वो जो है एक विशिष्ट कौशल है उदाहरण कौशल। उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण कौशल में हम देख लेते हैं कि स्पष्टीकरण किस प्रकार का हो सकता है। तो एक तो मौखिक हो सकता है, दूसरा प्रदर्शनात्मक स्पष्टीकरण। यानी कि एग्जाम्पल्स जो है वो मौखिक हो सकते हैं, बच्चों को बोल के कोई दृष्टांत बता सकते हैं, कोई तुलना कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे अगर किसी भी चीज में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं तो उनको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हम उन्हें एग्जाम्पल शो करके, किसी चार्ट मॉडल आदि के माध्यम से बच्चों को शो करके हम उन्हें उदाहरण के थ्रू समझा सकते हैं। नेक्स्ट है श्यामपट्ट लेखन कौशल, यानी कि बोर्ड। एक टीचर और बच्चे के लिए क्लासरूम में बोर्ड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है दृश्य उपकरण श्यामपट्ट, यानी कि ब्लैक बोर्ड। विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में इसका प्रयोग होता है। यह जमीन से इतनी ऊंचाई पर होता है कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आसानी से इस पर लिख सकें। यानी कि क्लासरूम में जो बोर्ड है उसकी ऊंचाई बच्चों और टीचर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे दोनों ही लोग आसानी से वहां पर पहुंच सकें। इस प्रकार श्यामपट्ट का प्रयोग करने से जहां छात्रों को तथ्यों, शब्दों, घटनाओं तथा चित्रों आदि को अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित करने और सीखने में सहायता मिलती है, वहीं शिक्षक भी इसकी सहायता से पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाने एवं गृह कार्य देने में सहायता प्राप्त होती है शिक्षकों को। यानी कि बच्चे जो हैं वो ब्लैक बोर्ड से देखकर चीज़ों को नोट कर सकते हैं। बीच बीच में हम बच्चों को समझाने के लिए छोटे छोटे वर्ड्स लिखते रहते हैं, कोई डायग्राम बनाते रहते हैं, तो इसके लिए बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और उपयोगी हो जाता है ब्लैक बोर्ड, और टीचर को भी समझाने में बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है श्यामपट्ट की उपयोगिता क्या है। तो एक बहुत ही सस्ता उपकरण है जो आसानी से सभी को उपलब्ध हो सकता है। छात्र सुनने के साथ साथ ब्लैक बोर्ड पर देख भी पाते हैं। छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित रहता है अगर हम ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज करते हैं। शाब्दिक माध्यमों में कभी कभी कही गई बात जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाती, इसलिए श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को सीधे से हम बता सकते हैं, और श्यामपट्ट पर लिखने से छात्रों को पुनर्बलन भी प्राप्त होता है। छात्र सहभाग एवं संक्रिय में वृद्धि होती है, यानी कि उनको कैलकुलेशंस दिखाना और बच्चे भी आपस में जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, इसलिए श्यामपट्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण कौशल। स्पष्टीकरण के कौशल को व्याख्या कौशल भी कहा जाता है। यह कौशल शिक्षक व्यवहारों का वह समूह है जिसके द्वारा संप्रत्यय, सिद्धांत, नियम, पद परिभाषा, विधि प्रविधि तथा संरचना आदि को भली भांति समझाने के लिए अंतर संबंधित एवं अंतर आश्रित कथनों का प्रयोग किया जाता है। यानी स्पष्टीकरण क्या है कि बच्चों को हम कोई भी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कोई नियम सिद्धांत समझा रहे हैं, कोई परिभाषा समझा रहे हैं, तो हम कुछ कथनों का प्रयोग करते हैं, कुछ स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, बच्चों को व्याख्या करके बताते हैं, जिससे बच्चे जो है वो सरलता से समझ पाए, सुगमता से जो भी प्रकरण है उसको ग्रहण कर पाए और सहज ही उसे बता सकें। स्पष्टीकरण या व्याख्या कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि प्रभावशाली व्यवहारों में वृद्धि करना
और व्यवधान अथवा बाधा डालने वाले व्यवहारों को कम करना, यानी जो भी चीज बच्चे को प्रॉब्लम कर रही है उसके बारे में हम स्पष्टीकरण देकर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। स्पष्टीकरण कौशल के कौन कौन से घटक होते हैं? प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग करना, यानी स्टार्टिंग में जो है जो हम बच्चों से बात कह रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से कहना। निष्कर्ष, किसी भी चैप्टर का किसी भी सिद्धांत का निष्कर्ष बताना। भाषा में प्रवाह होना। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना, यानी स्पष्टीकरण में जो है हम सही सही वर्ड का यूज करें। कथनों में तारतम्य होना। विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग, ये नहीं कि एक सेंटेंस कोई और बोल रहे हैं दूसरा जो है कोई और बोल रहे हैं, यानी कनेक्शन होना चाहिए सेंटेंसेस में। छात्रों के बोध परीक्षण हेतु बीच बीच में पूछे गए प्रश्न, और इसके साथ साथ स्पष्टीकरण के दौरान हमें बीच बीच में प्रश्न करना है जिससे हम ये जान पाए कि जो हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर CDP, TT, CTT इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर और GS के भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। थैंक यू।